सो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी यूट्यूब चैनल के अंदर। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन तो इस चैनल से जरूर से जुड़े। आज के टॉपिक्स देख लो। गुसाडी डांस, तो ये कल्चर इन न्यूज़ कंटेक्स्ट में है। अभी बहुत ज़्यादा कोल्ड हो रखा है, आई डोंट नो वॉइस कैसी जा रही होगी, इसलिए मैं सेशन इस तरीके से ले रहा हूँ। सो गुसाडी डांस के ऊपर है। कल्चर की बात करें तो कल्चर इन न्यूज़ की है, कल्चर न्यूज़ में है। एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल डीएनए, ईसीडीएनए, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। साइंस टेक का टॉपिक है। ट्रॉपिकल साइक्लोन से रिलेटेड ज्योग्राफी का टॉपिक है। द डैनियल जॉनसन डैम, ये एक टॉपिक बनता है। न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल, जिसे COP29 भी बोलते हैं। तो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल COP29 के अंदर जो है NCQG, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। इंडिया का एफर्ट टू टैकल क्लाइमेट चेंज, इंडिया का जो एफर्ट है क्लाइमेट चेंज को टैकल करने से रिलेटेड वो फैक्ट देखेंगे। एनवायरमेंट IR के कंटेक्स्ट में इंपॉर्टेंट है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पहले भी डिस्कस किया, कुछ पॉइंट्स से देख लेंगे। पार्डन पावर के ऊपर देखेंगे, क्योंकि जो बाइडन है उन्होंने अपने बेटे को माफ़ किया है। ऑयल फील्ड रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट अमेंडमेंट बिल, ये जो बिल इन न्यूज़ अभी हाल फिलहाल रहेंगे और इन पर प्रश्न बिल्कुल आते हैं। तो ये पॉलिटी का टॉपिक है, वैसे देखोगे तो इकोनॉमी के अंदर इसको इंक्लूड कर सकते हैं। देखो ये क्वेश्चन मैंने एक फ्रेम किया, बहुत सोच के लिखना है, इसमें निबंध भी लिखा जा सकता है। और 15 मार्क्स में लिखना, मतलब 250 वर्ड्स जो है वो आपको लिखना है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए बहुत कंफर्टेबल आपको होना पड़ेगा। यूनिफॉर्मिटी इन वे ऑफ लाइफ इज डेट्रीमेंटल टू इवोल्यूशन ऑफ कल्चर, ठीक है। इसको सोचना बहुत है ना, बहुत सोच के बैलेंस हो के, मतलब अगर आपके पास थॉट प्रोसेस नहीं है ना तो आप नहीं लिख पाओगे इसका। तो यूनिफॉर्मिटी अगर वे ऑफ लाइफ में है तो ये क्या कल्चर के इवोल्यूशन के लिए डेट्रीमेंटल, जैसे आज के टाइम पे हम एक यूनिफॉर्मिटी की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि कोई आइसोलेटेड स्पेस बचा नहीं है। तो वे ऑफ लाइफ बची, मतलब सब एक रुकता की तरफ हम जा रहे हैं। तो अगर एक रुकता की तरफ हम जा रहे हैं तो कल्चर कैसे इवॉल्व होगा, जो बहुत सारे कल्चरल आस्पेक्ट हैं वो कैसे हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे, कंजर्व कर पाएंगे, या उसके इवोल्यूशन कैसे फर्दर फैसिलिटेट होगा, ये सब सोचने वाली बात है। एक बार आप लोग थॉट प्रोसेसेस पढ़ लेकर ज़रूर से आना। बुक सीरीज़ है, देखो ये बहुत अल्टीमेट कोर्स है जिसमें मैं सारी बुक्स कवर कर रहा हूँ। अभी जो है TMH बुक है, इसके मैंने 4 लेक्चर डाल दिए हैं इंटरनल सिक्योरिटी के ऊपर है। इससे पूरा इंटरनल सिक्योरिटी हो जाएगा। जैसे लेक्सिकॉन के माध्यम से इथिक्स हो जाएगा 250 नंबर, ये मोर देन 100 मार्क्स आता है। ये इंटरनल सिक्योरिटी और सारी चीज़ें हैं। SC दुबे वाली नहीं कवर होगी। गवर्नेंस इन इंडिया ऑलमोस्ट हो गई है, शंकर एस के वीडियोस डाल दिए हैं। GC लियोंग का डाल दिया, सेकंड पार्ट का। हिस्ट्री का अभी डालना है और ये है, तो ये दोनों प्रीलिम्स स्पेसिफिक है तो ये डाल दिए जाएंगे। तो मोर देन 50+ लेक्चर्स आपके ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो इसको मिस प्लीज़ मत करना अगर लोग हिस्सा है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसका हिस्सा है। तो मैंने आपको प्रॉमिस दिसंबर तक किया, तो दिसंबर तक आपका सारी जो रिमेनिंग वीडियोज़ हैं वो आपके कवर हो जाएंगे। खास तौर से थोड़े बहुत पॉलिटी और हिस्ट्री के बचेंगे, वो मैं कवर कर दूंगा। तो ये बहुत अल्टीमेट है और इसमें 50% आपका ऑफ रहेगा इसमें आज। मतलब ये ऑफ़र आपका चल रहा है क्योंकि आप इसका हिस्सा बन सकते हैं। जैसे सारे वीडियोस आपके हो जाएंगे तो इसका प्राइस हाइक भी हो सकता है। तो ये सारी किताबें जो है इसमें कवर्ड है। इसका मानकर चलो कि आपका काफ़ी सारा कवरेज है इसमें। इसमें देखो, इससे पॉलिटी पूरी हो जाती है, इसमें पूरी मॉडर्न इंडिया हो जाती है, इसमें ज्योग्राफी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो पार्ट 2 है वो हो जाता है, इससे पूरा एनवायरनमेंट हो जाता है, इससे गवर्नेंस इन इंडिया। मतलब ये पॉलिटी और गवर्नेंस दोनों को मिला लो तो GS पेपर 2 का मोर देन 60% सिलेबस आपका हो जाएगा। ये GS पेपर 3 का काफ़ी बड़ा पोर्शन है। लेक्सिकॉन से GS पेपर 4 है। तो आप ये बुक्स आपको पढ़नी ही पढ़नी, तो सारी एडवांस बुक्स हैं, कवर हो रही है। बुक्स आपको पढ़नी है क्योंकि बुक्स के माध्यम से ही मैं आपको चीज़ें कवर करा रहा हूँ और एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि इस तरीके से बुक्स हैं तो आप कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बुक सीरीज़ का, या फिर आप saurabhpande.upsc.com पे जाके कर सकते हैं। कोई क्वेरी है तो नंबर याद रखना 9057921649, मैसेज आपको करना है। पहला टॉपिक देखते हैं, दैट इज़ गुसाडी डांस। गुसाडी डांस क्या है तो आप ये डायग्राम से पता चल जाएगा, या फिर ये आप देख लो। तो सबसे पहले इसका रीज़न आपको पता हो, मतलब किस जगह होता है। तो ये मेनली आंध्र प्रदेश और तेलंगाना वाला जो इलाका है ख़ास तौर से, वहाँ पे इस डांस को परफॉर्म किया जाता है, वहाँ जो ट्राइबल कम्युनिटी है उसके द्वारा। और इसे द्रविडियन इथनो लिंग्विस्टिक ग्रुप का हिस्सा माना जाता है। फॉल्क डांस है, मतलब कई लोग मिलकर इस पे डांस जो है आपका करते हैं। और ये पार्ट किसका, डंडारी डांस का। एंड ट्रेडिशनली जो दिवाली के टाइम पे इसको आपका किया जाता है, डांस परफॉर्म किया जाता है, जिसमें कलरफुल अटायर होता है, है ना। तो ये जैसे आप देख सकते हो ना, कलरफुल लोगों ने पहन रखा है, यहाँ पे आप देखोगे। तो ये ट्रेडिशनल जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसका इस्तेमाल किया जाता है, उससे म्यूज़िक प्ले होता है, फिर डांस किया जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, देखो यही सब बहुत आप कह सकते हो रेयर हो जाएगा, क्योंकि हम बहुत अधिक वे ऑफ लाइफ की यूनिफॉर्मिटी की तरफ जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है कहाँ रहेंगी, फिर यही यूनिक हो जाएगी, फिर इसी को लोग देखना चाहेंगे। तो क्योंकि यूनिक जो चीज़ है उसी की तरफ लोग भागते हैं, तो बाद में यही टूरिज़्म का सोर्स हो जाएगा कि चलो उधर चलते हैं और डांस देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ें हैं।
नेक्स्ट देखते हैं डीएनए ईसीडीएनए चैलेंजेस लॉ ऑफ जेनेटिक्स ग्राउंड ब्रेकिंग न्यू स्टडीज़ की बात की गई है। तो यहाँ पे जो शब्द आपको ध्यान रखना है, जैसे कई बार पूछा जाता है दैट इज़ ए डीएनए, ऐसे ईसीडीएनए क्या है। सी यहाँ पे क्रोमोजोम है, ई मतलब एक्स्ट्रा। तो जैसे अगर आप थोड़ा सा भी बायोलॉजी आपने पढ़ी है, कई बार मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया है। तो जैसे मान लो ये पूरा आपका ये यू कैन सी दिस इज़ बेसिकली सेल, ठीक है, सेल क्या है ये, और यहाँ पे आप देखोगे ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के विदिन आपका जो प्रेजेंट होता है उसे हम क्रोमोजोम बोलते हैं। वी यूज़ दिस टर्म कॉल्ड एज क्रोमोजोम। तो यहाँ पे आप देखोगे कि वी यूज़ दिस टर्म कॉल्ड एज क्रोमोजोम। तो ये जो क्रोमोजोम है ना, जो ये आपका क्रोमोजोम है, इस क्रोमोजोम के अंदर आप कह सकते हो, मतलब डीएनए प्रेजेंट है, डीएनए के अंदर जीन्स प्रेजेंट है। तो जनरली हम ये मानते हैं कि जो डीएनए है दैट इज़ देयर इन विद इन द क्रोमोजोम, और डीएनए का सेगमेंट जीन प्रेजेंट होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर ये जो डीएनए प्रेजेंट होता है, बट देयर आर आल्सो केसेस जहाँ पे जो डीएनए आपका प्रेजेंट है, या आप कह सकते हो जो क्रोमोजोम प्रेजेंट है दैट इज़ बियॉन्ड न्यूक्लियस, ठीक है। जैसे मान लो कुछ और भी उसमें प्रेजेंट होता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्लांट्स के केस में देखोगे तो क्लोरोप्लास्ट एक सेल ऑर्गेनल्स होता है, उसमें जो है पाया जाता है। तो ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए की बात करें तो ये क्या है, ये एक जेनेटिक मटेरियल है जो कि आप कह सकते हैं दैट इज़ प्रेजेंट आउटसाइड, जो कि क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर, कन्वेंशनल क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर के जो कि न्यूक्लियस में पाया जाता है उसके बाहर पाया जाता है। एंड कहा गया है कि अभी रिसेंटली कहा गया कि जो ये ईसीडीएनए है इसका महत्वपूर्ण रोल है कैंसर को रेगुलेट करने में। इसलिए इस पर स्टडी किया जा सकता है कि क्या ईसीडीएनए के बारे में हमें अगर जानकारी मिलती है तो इससे कैंसर को कंट्रोल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। तो इसी डीएनए की बात करें तो ये सर्कुलर डीएनए है, गोल गोल आपका सर्कुलर डीएनए है। एंड दैट आर नॉट इंटीग्रेटेड, जो क्रोमोसोमल डीएनए उसमें नहीं आपका प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव देखा जाए, वंस कंसीडर्ड ऑफ मोर क्यूरियोसिटी, ईसीडीएनए जो है ये कहा जा रहा है कि ड्रग रेजिस्टेंट या जो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल चीज़ें हैं उसके लिए काफ़ी जिम्मेदार आपका हो सकता है। तो डीएनए बेसिकली एक तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, एंड बियॉन्ड न्यूक्लियस जो डीएनए प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और जगह जो प्रेजेंट आपका होता है, दैट ये इस कैटेगरी के अंदर। तो कहा गया कि जैसे ब्रेस्ट कैंसर है या लंग कैंसर है या कोलोरेक्टल कैंसर है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपका हो सकता है। और ये भी कहा गया कि जो क्रोमोसोमल डीएनए और ईसीडीएनए ये एक तरीके से एक साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। क्रोमोसोमल डीएनए जो आपका न्यूक्लियस से प्रेजेंट है और ईसीडीएनए जो आउटसाइड जो कन्वेंशनल क्रोमोसोम स्ट्रक्चर उसके बियॉन्ड प्रेजेंट है, तो दोनों इंटीग्रेट कर सकते हैं और वो मल्टीप्लाई करके, और फिर पॉसिबिलिटी है कि वो कैंसर पोटेंशियल डेवलप हो जाए आपका, ऐसा कॉम्बिनेशन अगर बनता है। तो ईसीडीएनए क्या है, ऑन्कोजीन। ऑन्कोजीन ऐसी जीन्स होती हैं जो कि बेसिकली दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर, उसके लिए जिम्मेदार आपकी हो सकती है। सो ये जो आपके डीएनए स्ट्रक्चर्स हैं सर्कुलर डीएनए स्ट्रक्चर्स हैं, ये जेनेटिक मटेरियल को बढ़ा सकते हैं, और इससे क्या है कि अगेन जो कैंसर प्रमोटिंग जीन्स जैसे हम ऑन्कोजीन्स हैं उसको ये उसके प्रमोशन में, उसके स्प्रेड में एक रोल प्ले जो है ईसीडीएनए के द्वारा किया जा सकता है। अब इसमें देखो स्टडी यही हो रही है कि क्या ऐसा प्रयास किया जा सकता है, क्या जो कैंसरस सेल्स हैं उनका ऐसा इवोल्यूशन हो रहा है, और क्या ईसीडीएनए बेसिकली फैसिलिटेट कर रहे हैं कैंसर सेल्स के ग्रोथ, डेवलपमेंट, रेगुलेशन इनके लिए। तो यहाँ पे जो कैंसर ट्रीटमेंट की बात करें तो कैंसर ट्रीटमेंट में फोकस किया जा सकता है ऑन टारगेटिंग ईसीडीएनए, जिसके माध्यम से कि जो वो रोल प्ले कर रहे हैं ट्यूमर के स्प्रेड में, तो उस रोल को कंट्रोल जो है कहीं ना कहीं किया जा सकता है। तो इसलिए कई ऐसी थेरेपी है जिसके माध्यम से ट्रीटमेंट डेवलप किया जा सकता है बाय टारगेटिंग द ईसीडीएनए, और उसके माध्यम से कैंसर का ट्रीटमेंट जो है वो आपका किया जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्ट्स आपको थोड़ा से ध्यान में रखना। इसमें देखो कोई मेंस का प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन हाँ ईसीडीएनए क्या होता है इस पर एक प्रश्न जो है बन जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत मैटर करती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो स्टैटिक और करंट अफेयर्स का कोर्स भी मैं लेकर आऊँगा, जल्दी वो आएगा, और एक प्रीलिम्स का जो स्टैटिक पार्ट है उसका कोर्स भी आपका आएगा, तो उसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं मैंने स्टॉर्म पासेस ओवर लैंड, एक ये टॉपिक आपका आता है ना। तो यहाँ पे लैंडफॉल शब्द का इस्तेमाल होता है। जैसे अगर आपने थोड़ी बहुत ज्योग्राफी पढ़ी होगी तो उसमें रहता है कि जैसे मान लो ये आपका है और साइक्लोन्स यहाँ बने, ये साइक्लोन्स बन रहा है, बन के फिर ये जैसे ही आपका जो कॉन्टिनेंटल एरिया है वहाँ पे रीच करेगा तो वो दैट इज रिजल्ट इनटू लैंडफॉल। देखो कोई भी साइक्लोन बनता है, खासतौर से जब आप ट्रॉपिकल साइक्लोन बनाते हो तो यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चाहिए होता है, और उसको मॉइस्चर सप्लाई, कंटिन्यूस सप्लाई जो है मॉइस्चर की चाहिए होती है। 27 डिग्री सेल्सियस उसे टेम्परेचर दे दो और मॉइस्चर दे दो। तो जैसे ही ये जो साइक्लोन लैंड के ऊपर जाता है तो मॉइस्चर की सप्लाई जो है वो आपका रिड्यूस हो जाता है, ये कम हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है। तो मॉइस्चर ही सोर्स ऑफ एनर्जी
का होता है साइक्लोन्स के लिए। तो जब आप मॉइस्चर धीरे धीरे कम होगा, धीरे धीरे जो साइक्लोन मतलब साइक्लोन जो है वीक पड़ना जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर बात किया जाए साइक्लोन में, तो उसमें एक सेंटर में आई होता है जहाँ लो प्रेशर बहुत होता है, फिर उसके बाद आई वॉल्स होती हैं, फिर उसके बाद जो है मॉइस्चर सप्लाई है, तो साइक्लोन अपना मॉइस्चर वाटर से लेते हैं और उससे फिर जो क्लाउड और बनता है रेन या बारिश के लिए वही रिस्पॉन्सिबल आपका होता है। तो लैंडफॉल कब होता है? जब साइक्लोन का जो आई पार्ट है वो लैंड के ऊपर आता है। ये फैक्ट याद रखना। देखो यहाँ पे बहुत ही टेक्निकल आपके लिए प्रश्न बन सकता है कि लैंडफॉल हम क्या कहते हैं, कब हम कंसिडर करते हैं। मान लो ये कह दिया जाए कि जो आई वॉल आ जाती है या कोई और हिस्सा साइक्लोन का है उसको हम कह दें कि ये जब लैंड के ऊपर आएगा उसे लैंडफॉल कहते हैं। तो आपको याद रखना कि जो सेंटर है साइक्लोन, जिसे साइक्लोन आई बोलते हैं, जहाँ पे पूरा का पूरा आप पूरा का लो प्रेशर पूरा कंसंट्रेटेड होता है। तो साइक्लोन आई जो है दैट जब वो लैंड के ऊपर मूव करेगा तो वहाँ पे जो हम कहेंगे कि अब जो है लैंडफॉल हो रहा है। लैंडफॉल जैसे ही होता है तो विंड्स बहुत तेज होगा, बारिश बहुत होगी, और आप कह सकते हो कि अगर बहुत बारिश होगी फ्लड की स्थिति बन जाएगी। और फिर उसके बाद जो लैंडफॉल के बाद धीरे धीरे जो साइक्लोन है वो धीरे धीरे वीक पड़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि सोर्स ऑफ एनर्जी आपकी रिड्यूस हो जाती है, मॉइस्चर सप्लाई जो है वो आपका रिड्यूस हो जाता है। तो ये आपको याद रखना है। पहले ट्रॉपिकल साइक्लोन में आई वॉल, मॉइस्चर सप्लाई, यही मॉइस्चर सप्लाई क्लाउड और रेन का सोर्स होता है। लैंडफॉल जब होता है तो स्ट्रॉन्ग विंड, हैवी रेन, स्टॉर्म सर्ज। पोस्ट लैंडफॉल बिहेवियर की बात करें तो धीरे धीरे वीक पड़ेगा और फिर दोबारा से अगर स्थिति रहेगी, किसी दूसरी वाटर बॉडी के पास साइक्लोन जाता है, कई स्थिति ऐसे, कई साइक्लोन्स ऐसे भी आए हैं जिसमें हमने देखा ओरिजिनेट जो है बे ऑफ बंगाल में, वो धीरे धीरे अरेबियन सी रीच करके दोबारा से अपने आप को स्ट्रेंथन करके रीइमर्ज हो गए। तो ऐसा भी आजकल डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ज्योग्राफी का एक टॉपिक आता है, दैट इज डैनियल जॉनसन डैम कहाँ है। डैनियल जॉनसन डैम क्यूबेक कनाडा के अंदर लोकेटेड है। और इसमें देखो एक यूनिक चीज़ ये देखने को मिल रही है कि इस डैम में कभी बारिश बहुत हो रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है। तो ये जो पानी का मतलब कहीं ड्रॉट, कभी ड्रॉट है, कभी बहुत रेनफॉल है। इससे क्या है कि जो इम्पैक्ट स्ट्रक्चर है डैम का उस पर काफ़ी असर पड़ रहा है। अभी बड़ा एक विचित्र स्थिति बन सकती है फ्यूचर के अंदर भी कि जहाँ आपका डैम बना हुआ वहाँ बारिश ही ना हो तो क्या होगा, सूखा पड़ जाएगा, खाली रहेगा, वहाँ बच्चे क्रिकेट खेल सकते हैं फ्यूचर में। तो यहाँ पे ये एक मैटर ऑफ कंसर्न बनेगा, हमारे लिए भी होगा कि जहाँ पे भी हमने ऐसा बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी बना रखी है, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, इरीगेशन या वाटर का इस्तेमाल करने की बात हम करते हैं जो डैम बना के, तो अब कहाँ बारिश होती है क्लाइमेट चेंज के टाइम पे, जहाँ डैम बना रखा है वहाँ मान लो हो ही ना। जैसे आप साउथ अमेरिका में देखोगे जो मडीरा रिवर थी उसके ऊपर जो डैम्स बने थे वहाँ सूखे की स्थिति थी और उससे पानी सप्लाई काफ़ी अफेक्ट होगा। तो जो हाँ इंसानी एक तंत्र है या जो सोच है वो इंसान को बहुत अधिक मतलब उसकी जो सोच को बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंस और बहुत ज़्यादा हम लोग इम्पॉर्टेंस देने का हम प्रयास करते हैं, बहुत ही ह्यूमन सेंट्रिक चीज़ें कर रहे हैं। एनवायरनमेंट का जो एक तरीके से उसका जो शेयर है हमारे माइंड में, खास तौर से लीडरशिप, कॉमन मास का तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट जो लीडरशिप है उसके माइंड में जो है वो रिड्यूस हो रहा है। अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप आ गए, अब उनका मानना है एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज कुछ होता ही नहीं, अब क्या कर लोगे बताओ। जब मानना ही नहीं है कि क्लाइमेट चेंज कुछ नहीं होता है तो फिर वो स्टेप क्या ही लेंगे, पैसा क्या ही देंगे, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र क्या ही करेंगे। तो ये सब चीज़ें आपका देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये COP29 पे बहुत सारे आर्टिकल आए, तो मैंने सारे से कुछ कुछ पॉइंट्स लेके और कुछ एस्पेक्ट्स इंक्लूड कर लिए हैं, और कोई अच्छा आर्टिकल आएगा तो फिर उसको उसी हिसाब से डिस्कस कर लेंगे, बट सारे आर्टिकल्स का एक कंटेंट मैंने क्रिएट कर लिया है, आप उसको थोड़ा गो थ्रू। इससे पहले भी COP29 के ऊपर हमने ऑलरेडी डिस्कस जो है वो कर रखा है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना है कि न्यू कलेक्टिव क्वान्टिफाइड गोल, ये आपसे पूछा जा सकता है अगले साल, देखना मेंस में बिल्कुल प्रश्न बन सकता है या प्रीलिम्स में भी आपका प्रश्न बन सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो NCQG है ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज उसके तहत आपका लिया गया है। COP29 जो मीटिंग आपकी है वो बाकू अजरबैजान के अंदर हुआ था। अब ये जो देखो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल है, इसमें जो डेवलप्ड देश है उन्होंने कुछ टारगेट रखे हैं। उसमें पहला रखा मिनिमम फाइनेंसिंग टारगेट, जिसमें लगभग $300 बिलियन पर ईयर बाय 2035 वो प्रोवाइड करेंगे। दूसरा कहा गया एडिशनल फंडिंग गोल रखा गया है कि लगभग इसे $1.3 ट्रिलियन पर ईयर बाय 2035 के बाद उसको इंक्रीज किया जाएगा, मेनली प्राइवेट सेक्टर के कंट्रीब्यूशन के माध्यम से है। दूसरा ये भी कहा गया कि जो डेवलपिंग नेशंस हैं वो अपना दे प्रायोरिटाइज चैनलिंग फंड्स टू मीट द नीड एंड प्रायोरिटीज़ ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज़, मतलब इस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसके माध्यम से डेवलपिंग कंट्रीज़ अपनी नीड को पूरा कर सकते हैं। ये यहाँ पे जो फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन है इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों इन्वॉल्व हैं। लॉन्ग टर्म गोल क्या है, ये अचीव करना है बाय 2035। तो ये देखो ये है, लेकिन इसमें देखो जो डेवलप्ड वर्ल्ड है जिन्होंने ये जो फ्रेमवर्क है जिसके लिए वो एग्री किया है, NCQG जिसे बोलते हैं, इसमें बहुत ही जो अमाउंट असाइन किया है $300 बिलियन, इसे कहा गया कि ये ज़्यादा नहीं है एनुअली टिल 2035। तो ये अमाउंट बहुत ही कम है अगर ओवरऑल देखा जाए तो। एडिशनल एफर्ट को देखना प्लस इन्फ्लेशन कंसिड्रेशन को देखना,
है ना, इन्फ्लेशन अगर ऐड ऑन करेंगे तो हो सकता है अमाउंट फर्दर उसका जो वैल्यू है वो रिड्यूस आपका हो जाए। तो मोबिलाइजेशन ऑफ फंड इज एक्सपेक्टेड थ्रू ऑल सोर्स ऑफ फाइनेंस, जिसमें प्राइवेट कैपिटल भी आपका इंक्लूड होगा। मतलब प्राइवेट कैपिटल, प्राइवेट एस्पेक्ट से भी अगर पैसा जनरेट होगा तो उसमें भी इसी में कैलकुलेट जो है वो कर दिया जाएगा। प्लस जो पैसा दिया जाएगा उसको कैसे दिया जाएगा, किसको दिया जाएगा, कैसे उसका इस्तेमाल होगा, किस कंट्री को प्रायोरिटी में रखेंगे, ये भी कई देशों का कंसर्न जो है वो रेज हुआ है। अब ओवरऑल देखा जाए, जो बाकू से रिलेटेड मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड किए हैं COP29 का जो बाकू में हुआ था, ये यहाँ पे क्या है कि देखो ये सबमिट हुई है आपकी 29वीं सबमिट आपकी हुई है, जिसमें जो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फ्रेमवर्क ऑन जो क्लाइमेट चेंज है उसकी 29वीं मीटिंग है। जो जो देश उसका हिस्सा थे इस फ्रेमवर्क का क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, वो उन्होंने पार्टिसिपेट आपका किया है। मेनली एम क्या है कि जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड उसको कैसे टैकल किया जाए, उससे रिलेटेड पॉलिसी को शेप करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्यों COP29 इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को कैसे हम टैकल कर सकते हैं, फाइनेंसिंग, एडाप्टेशन, मिटिगेशन स्ट्रेटजी। इंडिया की जो स्ट्रेटजी पोजीशन है ये क्या है कि वन ऑफ द लार्जेस्ट डेवलपिंग नेशन है। इंडिया जो इनपुट एंड रिस्पांस टू द आउटकम ऑफ द COP20 कैरी सब्सटेंशियल वेट। इंडिया की जो स्ट्रेटजिक पोजीशन की बात करें तो इंडिया आप कह सकते हो कि मतलब एक आप डेवलपिंग इकोनॉमी है और धीरे धीरे हम भी आगे, तो हमारा एक वेट है, हम एक जो डेवलपिंग नेशन उनको भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे देखो कुछ चीज़ें हैं जो अभी हमने डिस्कस, NCQG जो है उसका $300 बिलियन जो है एनुअल क्लाइमेट फाइनेंस डील पर एग्री किया गया है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी लेकर आना, ऐसे जो कदम उठाए जाते हैं जिससे कि जो देश है वो अकाउंटेबल किए जाए, जो भी एमिशन रिडक्शन और क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए कोई कदम उठाया जाता है तो उस जो भी कदम उठाया जाए तो उसको ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी उस पर इंश्योर करना। लॉस एंड डैमेज पे भी फोकस करना। लॉस एंड डैमेज मतलब ऑलरेडी जो क्लाइमेट चेंज की वजह से लॉस एंड डैमेज हो चुका है, तो पहले लॉस एंड डैमेज फंड पहले क्रिएट हुआ है, बट जो आपका फोकस है इस पर हाईलाइट किया गया, लॉस एंड डैमेज पे भी फोकस किया जाएगा। एडाप्टेशन एफर्ट की तरफ भी प्रोसीड किया जाए क्लाइमेट चेंज की वजह से। जैसे मान लो जो भी डेवलपमेंट्स हो रहे हैं तो किस तरीके से अडाप्ट किया जाए ह्यूमन लेवल पे तो है ही, और भी जो डेवलपमेंट एस्पेक्ट है, खासतौर से मान लो एग्रीकल्चर है या हेल्थ है या और इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें कैसे अडाप्ट किया जाए, तो उसको भी एफर्ट को स्ट्रेंथन करने की बात किया गया। इंडिया की जो रिस्पांस है COP29 आउटकम की बात किया जाए तो यहाँ पे ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा है कि इंडिया ने कहा कि जो इसमें ये जो अमाउंट है वो बहुत ही स्टार्टिंग पॉइंट है, ये सॉल्यूशन नहीं है और कम है, भारत ने कहा। फिर इक्विटी की बात है, इंडिया ने कहा कि जो क्लाइमेट फाइनेंसिंग उस पर इक्विटी मेंटेन करना है, तो मतलब फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मतलब अपना जहाँ मान लो कोई प्रोजेक्ट है और प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से उसको किसी डेवलपिंग देश में लगाना चाह रहे हैं और वहाँ पैसा दे दिया और बोल दिया कि ये जो है उसी आउटकम, मतलब जो ये पैसा $300 बिलियन है उसी के अंडर उसको काउंट कर लिया, तो ये देखना है। फिर क्लाइमेट जस्टिस भी है, ये जो हिस्टोरिकल एमिशन है जिसके लिए डेवलप्ड देश जिम्मेदार है, वो अपने जिम्मेदारी से नहीं भाग सकता। कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी बट डिफरेंशिएटेड, कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब क्लाइमेट चेंज को रोकने के कंटेक्स्ट में तो सभी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट अपनी रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटी के माध्यम से वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अलग अलग होगी। तो डेवलप्ड देशों को ज़्यादा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है लेना है। कुछ जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनका ये क्या मतलब उन्होंने जो एग्रीमेंट है उसको वेलकम भी किया है। कुछ उन्हें कहा कि मतलब इनफ रिसोर्सेज नहीं है। सिविल सोसाइटी एनवायरनमेंट ग्रुप है, उन्होंने कहा कि जो $300 बिलियन है बहुत ही इनसफिशिएंट है। फिर जो डेवलपिंग नेशंस है, बहुत सारी जो डेवलपिंग नेशंस हैं, वो इंडिया के जो सेंटिमेंट है उसको सामने रखा भी और कहा गया कि और जो वेल्दियर नेशन है उनका कमिटमेंट और होना चाहिए। फ्यूचर जो इम्प्लीकेशन है COP29 का अगर देखा जाए, जो फ्यूचर है ना, तो फ्यूचर इम्प्लीकेशंस होगा कि ये क्लाइमेट पॉलिसी पे, इंडिया की जो क्लाइमेट पॉलिसी उसको ज़रूर से इम्पैक्ट करेगा। किस तरीके से हम क्लाइमेट चेंज को लेके आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से हम रिन्यूएबल एनर्जी या जो भी हम डेवलपमेंट स्टेप्स ले रहे हैं उसमें हम एनवायरनमेंट का कैसे ध्यान रखते हैं। उसके अलावा क्लाइमेट एक्शन, ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन की तरफ भी प्रोसीड हो सकता है। मतलब जो फ्यूचर क्लाइमेट नेगोशिएशंस है उसमें जो भी एग्री किया गया तो वो ऑफकोर्स वो गाइड करेगा कि हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को आपस में शेयर करें, प्लस आपस में कोऑपरेट करें और लगातार बातचीत होनी चाहिए, ऐसा फोकस आपका किया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। इंडिया ने पहले से भी कुछ कदम उठाए हैं, इंडिया ने एफर्ट्स टू टैकल क्लाइमेट चेंज, जैसे मान लो PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, अभी सब याद करके रखना। रूफ टॉप सोलर इंस्टॉलेशन पे फोकस किया है। फिर जैसे PM ई ड्राइव है, तो यहाँ पे जीरो एमिशन व्हीकल्स की तरफ हम जाएँ, ऐसा है। क्लीनर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की तरफ जाएँ। परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड
पैट स्कीम है, तो एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट करना या जैसे इंडस्ट्रियल इम्प्रूवमेंट के लिए। तो यहाँ पे मतलब हम प्रयास करें कि जो भी आपका एनर्जी एफिशिएंसी है कि मतलब जो एनर्जी कंजम्पशन रिड्यूस करे, कार्बन एमिशन जो है उसको रिड्यूस किया जाए, और जो भी क्रेडिट अचीव होते हैं उसको कार्बन मार्केट में सेल किया जा सकता है। तो इस मॉडल पर भी हम काम कर रहे हैं। और स्टेट क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कई जो स्टेट्स हैं उनका भी कई अपना एक्शन प्लान है, नेशनल एक्शन प्लान भी इससे रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड। और इसमें कई जो स्टेप्स लेने एडाप्टेशन से रिलेटेड, जैसे एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, डिजास्टर से रिलेटेड, तो उस पर भी हमने काम किया। कुछ जो चैलेंजेस हमें फेस करना पड़ रहा है, रीजनल चैलेंजेस, उसको भी हमें मीट करना है। फिर एमिशन मिटिगेशन के लिए एमिशन को रिड्यूस करना, इंफ्रास्ट्रक्चर को और ऐसा बनाना है कि फ्यूचर में जो भी चेंजेस और चैलेंजेस आते हैं उसको हम मीट कर सकें। हीट एक्शन प्लान की तरफ भी हमें जाना है, क्योंकि गर्मी के टाइम में देखो जो हीट वेव्स एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमें कुछ उसी प्रकार से डेवलप करना है कि ऐसी जो हीट है उसको हम रिड्यूस कर सकें, उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस कर सकें। ये बहुत मैटर करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर भी हम जो है उसको उसी प्रकार से डेवलप करें। नेक्स्ट देखें, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पॉलिटी का टॉपिक है। देखो ऐसे टॉपिक भी बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि आप लोग भी जो सेशन को सुन रहे हैं, आपका भी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी होगी, तो आपकी सोच आपकी आइडेंटिटी से ग्रसित ना हो, ये ध्यान में रखना है। तो इसमें देखो पहली चीज़, जब भी आप कोई चीज़ ऐसे टॉपिक्स पे लिखते हो तो पहला आपको ये देखना है कि बेसिक प्रोविजंस क्या हैं। दूसरा, अगर ऑनरेबल कोर्ट ने कोई चीज़ बोली है तो उसको आप कोट करो, अपने इमोशन को मत लेकर आना इसमें। चाहे इंटरव्यू में भी इस बात को ध्यान में रखना है। आपका विचार, आपका आइडियोलॉजी भले आपको लग रही हो मैं सही हूँ दूसरा गलत है, थॉट ही होता है ऐसा कि मैं सही हूँ, क्योंकि इंसान चाहे लीडर हो चाहे कोई हो, वो अपने आप को एक आइडेंटिटी से जोड़ कर रखते हैं और उसी के प्रति जो है उसी को प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने के लिए अपने आर्गूमेंट डेवलप करते हैं माइंड के अंदर, उसी के प्रति जो है डेटा अपना कलेक्ट करते हैं और उसको प्रोटेक्ट करने का प्रयास करते हैं। तो व्यू दूसरे हैं उसको, उसके लिए भी अपने आप को ओपन रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप स्पेशल प्रोविज़न एक्ट आपको ध्यान में रखना है। इसमें खास तौर से जैसे मान लो कि कोई भी मतलब इसमें साफ साफ कहा गया कि ऐसे कोई रिलीजियस साइट है, उसकी जो एक तरीके से कोई भी मतलब प्लेस ऑफ वर्शिप है वो, और उसकी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी है, तो अगस्त 15 1947 के बाद से जो भी आइडेंटिटी उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो, तो उसको रोकने की बात की गई इस एक्ट में। और इसमें जो कम्युनल हार्मनी है उसको मेंटेन कैसे किया जाए, इस पर फोकस किया गया है। अब ये चीज़ कही गई है कि इससे जो रिलीजियस कन्फ्लिक्ट है इसको दूर किया जाए। समाज में अगर कन्फ्लिक्ट होगा, कम्युनल वायलेंस या रिलीजियस कन्फ्लिक्ट अगर होता है, तो वो कहीं ना कहीं देश के ग्रोथ को भी आपका कहीं अफेक्ट करता है काफ़ी अधिक। अगर मान लो कि अगर कम्युनल स्ट्राइफ है, तो ये कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी के लिए भी ठीक नहीं। दूसरे जो नॉन स्टेट एक्टर्स और हैं उनको भी मौका मिल जाता है कि वो भारत की जो पीस प्रॉस्पेरिटी उसको अफेक्ट करें। तो यहाँ पे नो कन्वर्जन ऑफ एनी प्लेस ऑफ वर्शिप परमिटेड है इसमें, मतलब आप नहीं कन्वर्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद देखो इसमें कुछ अभी डेवलपमेंट्स जो आपके हुए हैं, जैसे रिसेंट सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन है जिसमें कुछ हाईलाइट आपकी किया गया था। आई थिंक वो पॉइंट जो मैंने लिखा था, मतलब उसमें PDF में इंक्लूड किया था, कहाँ चला गया। तो यहाँ पे देखो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने आई थिंक जो जस्टिस जो आपके अभी पहले वाले जो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए। चलो यहाँ से बता देता हूँ, यहाँ पे मेंशन होगा। मतलब उन्होंने कहा कि ठीक है 2022 की बात है, और उन्होंने बहुत ही क्लियरली इस चीज़ को कहा कि मतलब जब हम प्लेस ऑफ वर्शिप की बात करते हैं तो क्या, जैसे मान लो डिफाइन कर दिया कि भाई 15 अगस्त 1947 को अगर किसी पर्टिकुलर प्लेस ऑफ वर्शिप है तो वो पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड है, तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। लेकिन ये कहा गया क्या इंक्वायरी की जा सकती है क्या। इंक्वायरी का मतलब ये हो गया कि इंक्वायरी इन द सेंस कि ठीक है क्या ये प्लेस सही में इसी रिलीजियस कंटेक्स्ट के लिए है कि नहीं है। क्या चेंज तो करना अलग बात है, क्या इंक्वायरी एस्पेक्ट इंट्रोड्यूस की जा सकती है क्या, कि मेरी क्यूरियोसिटी है जानना कि ठीक है अच्छा 15 अगस्त से पहले क्या था इसका रिलीजियस कंटेक्स्ट, या आज 200 साल पहले क्या था, क्या ये इंक्वायरी जो है ये की जा सकती है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने अपने जो ओरल जजमेंट है उसमें इस चीज़ को हाईलाइट किया था कि हाँ अगर इंक्वायरी वाली बात है कि आप सही में उसको जानना चाहते हो तो वो किया जा सकता है। तो ये चीज़ आपका है। तो अब इसमें क्या है कि मतलब इसको मल्टीपल तरीके से इंटरप्रेट भी किया जा रहा है। कई सारे ऐसी जगहें रिलीजियस प्लेसेस हैं उनको जानने का प्रयास किया जा रहा है कि पहले क्या थे, कई जगह सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है, इस टाइप की स्थिति है। तो अब इसको कैसे बैलेंस करते हैं वो देखने वाली बात है। नेक्स्ट देखते हैं पार्डनिंग पावर का है। तो ये देखो न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि जो अभी जो बाइडन है उन्होंने अपने बेटे को जो है माफ़ कर दिया है, पार्डन प्रोवाइड किया है। अब इसमें देखो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन पे तो हम इतना नहीं जाएंगे, बट इस पर मतलब सोचने वाली बात है कि जो
पार्डनिंग पावर की अगर बात किया जाए तो पार्डनिंग पावर जैसे हमारे देश के अंदर भी ऑनरेबल प्रेसिडेंट को मिला हुआ है पार्डनिंग, या गवर्नर की बात करें उनके पास भी पार्डनिंग पावर है। तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखोगे भारत में आर्टिकल 72 और 161 कॉन्स्टिट्यूशन का है, उसके तहत पार्डन प्रोवाइड किया जाता है। अब इस पर जो भी डिसीजंस होते हैं जैसे पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन, रेस्पाइट, ये सब आप पॉलिटी में पढ़ते भी हैं, रेप्राइव, अलग अलग ये तरीके हैं कि किसी को माफ़ कर देना या किसी के सेंटेंस को दूसरे से रिप्लेस कर देना या रिड्यूस कर देना, ऐसा कई। तो इसमें जो भी बेस्ड होता है दैट इज़ बेस्ड ऑन एडवाइस ऑफ जुडिशियल एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपको ध्यान में रखना वो ये है, ये केस आप याद रखना दैट इज़ इपुरु सुधाकर केस। ये जो पार्डनिंग पावर है ये इसमें साफ साफ इस केस में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा है कि जो भी पार्डनिंग पावर, ऐसा नहीं कि वो जुडिशियल स्क्रूटनी से बच सकता है, जुडिशियल रिव्यू उसके लिए अवेलेबल है। सो अगर मान लो जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड किया जा सकता है ऑन ग्राउंड ऑफ आर्बिट्रेरीनेस, मॉडिफाइड और एक्सट्रानियस कंसिडरेशन। तो कई केसेस में जो है जुडिशरी ने इंटरप्रेट भी, मतलब एक तरीके से जुडिशरी ने एंटर भी किया है और कहा भी है कि देखो इतना टाइम पार्डनिंग में लग रहा है तो केस में जो भी, मतलब उस केस में जो भी सज़ा है उस सज़ा में भी कुछ चेंजेस कई बार हुए हैं, मतलब जो ज़्यादा बार नहीं, शायद एक दो बार हुए हैं। तो एक बाकी चीज़ देखो आप पॉलिटी में पढ़ते ही हो, इसमें बस ये आपको ध्यान में रखना है जैसे हंटर बाइडेन है वो टैक्स और गन ऑफेंसेस के लिए थे तो उसको माफ़ कर दिएगा जो बाइडेन। अब ये मान लो, ये देखो मतलब अब एज भी हो गई है जो बाइडेन है उनकी, तो उसमें क्या है देखो, एक तो देश के प्रेसिडेंट है, उसके अलावा मतलब अब तो नहीं रहे, बाद में दूसरे बन जाएंगे। तो यहाँ पे आप ये मानो कि वो जो हो सकता है जो इमोशनल लिंकेज है वो ज़्यादा है आपका, क्योंकि सन है, बच्चे को तो कौन ही, मतलब बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा लिंकेज होता है इंडियन सोसाइटी में, तो बहुत ही ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे मतलब यहाँ यूएस जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी मतलब पार्डनिंग कर दी कि ठीक है चलो अब पार्डनिंग किया जाए। सिर्फ उसमें इम्पीचमेंट अगर प्रेसिडेंट के कंटेक्स्ट में है तो नहीं, बाकी केसेस में किया जा सकता है। ये काफ़ी पावरफुल आप कह सकते हो पावर एक तरीके से प्रेसिडेंट के पास रहती है। नेक्स्ट देखते हैं ऑयल फील्ड रेगुलेशन डेवलपमेंट लॉ जो है ये आपका आया है, तो ये देख लेते हैं एक बार। तो इसमें देख लेते हैं क्योंकि देखो बिल आते हैं इन पे प्रश्न बिल्कुल बनते हैं। तो ऑयल फील्ड रेगुलेशन डेवलपमेंट अमेंडमेंट 2024 जो है यहाँ पे इंडिया के जो एनर्जी लैंडस्केप, मतलब जैसे जहाँ से आप पेट्रोलियम निकाल रहे हो या जो भी, तो उसमें काफ़ी चेंजेस होंगे, कुछ इसमें कंसीडर किया गया। तो यहाँ पे क्या, जैसे एक्सप्लोरेशन कि कहाँ पे आप ऑयल निकाल सकते हो, पेट्रोल, तो उसमें एक्सप्लोरेशन को कैसे बढ़ाया जाए, फिर उसके बाद ऑयल और गैस रिसोर्सेज कैसे डेवलप किया जाए, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट जो रेगुलेशन होता है उसको कैसे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म किया जाए, और पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए एक अच्छा फ्रेमवर्क कैसे लेकर आया जाए, एनर्जी प्रोडक्शन में हम सेल्फ सफिशिएंसी कैसे लेकर आ सकते हैं, क्योंकि देखो पेट्रोल और इन सब पे हमारी निर्भरता मिडिल ईस्ट में बहुत अधिक है, कभी युद्ध हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो एकदम से मतलब प्राइस बहुत हाई हो जाएंगे, तो मैटर ऑफ कंसर्न हो जाएगा। तो इन्हेंस एक्सप्लोरेशन को इन्हेंस करना, उसके लिए जो भी रेगुलेशंस हैं उसको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन करना, और इन्वेस्टमेंट ऑयल एक्सप्लोरेशन में बढ़ाना, और कई सारे जो ऑपरेशंस को डीलिंग करना, मतलब पेट्रोलियम ऑपरेशंस माइनिंग से उसको सेपरेट करना, रेगुलेटरी प्रोसेस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल उसको रिड्यूस करना, लाइसेंसिंग प्रोसेस उसको सिंप्लीफाइड करना, कंप्लायंस जो बर्डन है, रिड्यूस्ड रेगुलेटरी कंप्लायंस, जो रेगुलेटरी कंप्लायंस है उसमें भी थोड़ा सा कमी लेकर आना, जैसे इनोवेशन और एफिशिएंसी बढ़ा सके, एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रैक्टिस ऑयल सेक्टर में कैसे लाए उस पर भी फोकस जो है इस बिल के अंदर किया गया है। ऑयल एक्सप्लोरेशन और इंडस्ट्री की बात करें तो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आपका बढ़ेगा, जॉब क्रिएशन भी इस फील्ड के अंदर बढ़ेगा। अब इतना मतलब पूछा है तो 10 नंबर के लिए इस कंटेंट आपका सफिशिएंट, बाकी पूरा बिल आपको नहीं पढ़ना है, इतना कंटेंट आपके लिए सफिशिएंट है, ठीक है। इन सभी का मैं माइंड मैप बना बना के आप लोग को प्रोवाइड कर रहा हूँ प्रहार बैच के अंदर, जो वीडियोज़ आएंगे कंपाइल्ड वीडियोज़ जो मैं आपको दूंगा उसमें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, और अल्टीमेट एक एक पेज के माइंड मैप्स होंगे, वो पूरे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, तो प्रहार बैच में वो चीज़ चलेगी, ठीक है। इसके अलावा देखो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ है, बहुत अल्टीमेट है, मंडे को हर मंडे को टेस्ट होता है, 8 ऑलरेडी हो चुके हैं, 9वां जो है आपका होगा। स्टडी मटेरियल इस पर मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसमें 9 सेट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिए हैं, ठीक है, 9 सेट आपके अपलोड कर दिए गए, 1000 पेजेस से ऊपर कंटेंट होगा और बहुत अल्टीमेट कंटेंट रहेगा। जैसे मैं आपको जो देखोगे कम्युनिटी पोस्ट में जो क्वेश्चंस आते हैं उस टाइप का कंटेंट लगभग 2 साल का, उसको अगर आप जम के पढ़ोगे ना, आपको इधर उधर कुछ नहीं करना, मतलब अगर आप इस टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा हो, क्योंकि इसमें स्टैटिक भी है प्लस एडवांस करंट अफेयर्स के जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक कंटेंट है वो है, तो वो दोनों चीज़ें अगर आप करके साथ में चलोगे और अपनी स्टैटिक स्ट्रॉन्ग करोगे तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। बाकी देखो लास्ट में आपको करना ही पड़ेगा,
अब इतना ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा, लास्ट में आप नहीं कर पाएंगे, तो ये डिसीजन मेकिंग आप ले सकते हैं। तो ये टेस्ट है और 9वां टेस्ट आपका शेड्यूल्ड है, देख लेना आप। ये आकलन सीरीज़ है जिसमें आप अपने आंसर्स, इसमें देखो मैंने दो चीज़ें अब इंक्लूड की है। एक तो आपको जो मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करूँगा थीम बेस्ड जो है, जैसे ये थीम आपका पूरे महीने की बता रखी है, तो इसके क्वेश्चन जैसे एक सेट ऑलरेडी हो गया, तो उससे काफ़ी आप में से लोगों ने आंसर अपलोड किया और चेकिंग भी स्टार्ट हो गई है। और दूसरा आपके पास एक सेट रहेगा जिसमें उसमें मेंशन रहेगा ब्रैकेट में कि आपके द्वारा लिखा हुआ आंसर, मान लो आपने कहीं से कुछ पढ़ा है और उसका आंसर आपने लिखा, उसका अगर आपको इवोल्यूशन कराना है तो वो भी आपका हो जाएगा। तो वो उसमें आपको बस देखना है कि किस सेट में कौन सा, वो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उसमें आ जाएगा ऑप्शन कि इसमें आपको अपने लिखे हुए जो भी क्वेश्चंस हैं उसका आप अपलोड कर सकते हैं। 5 क्वेश्चन का सेट रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना, एक एक नहीं 5 क्वेश्चन का सेट है जो आपको आप इवोल्यूशन करा सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। इसमें टेस्ट सीरीज़ भी इंक्लूड है, 10 फुल लेंथ टेस्ट है, 5 ऐसे, और ये सब इंक्लूडेड है। तो ये आकलन प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ऑफर चल रहा होगा तो आप मैसेज कर सकते हैं नंबर पे। बुक सीरीज़ है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बता रखा है, ये सारी बुक्स आपकी कवर हो रही हैं। अभी साइंस एंड टेक का कोर्स आएगा, एक पूरा स्टैटिक जो है कंटेंट आपका प्रीलिम्स से रिलेटेड, जिसमें सारा कंटेंट होगा स्टैटिक का, वो कोर्स आएगा। और सौरभ पांडे सीएससी ऐप आप लोग जरूर से डाउनलोड कर लेना, इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल रहेगा। ये टेलीग्राम चैनल है द हिंदू एनालिसिस बाय सौरभ फॉर यूपीएससी, ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्वेश्चन देख लो, यूनिफॉर्मिटी इन वे ऑफ लाइफ इज डेट्रीमेंटल टू इवोल्यूशन ऑफ कल्चर, 15 नंबर पे लिखना है। थोड़ा सोचो, ऐसे क्वेश्चंस को लिखने में थोड़ा सा एंजॉय करो, ये चीज़ आपको राइट डायरेक्शन में लेकर जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।